एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। तो जैसे आपको पता है, हमने ईसीजी स्टार्ट किया है। एक लेक्चर ऑलरेडी ईसीजी पे हो गया है। ईसीजी स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स देखे थे, तो उस पर एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है। तो जिन्होंने अभी तक ये 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, वो लेक्चर्स देख कर आओ, ताकि आपको समझ आए जो भी हम ईसीजी में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ठीक है, सो हार्ट की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होती है उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सो 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे। कौन कौन सी? ऑटोमेटिसिटी, कंडक्टिविटी एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है, हार्ट जो है उसमें ये तीनों चीजें प्रेजेंट होती है। अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो ऑटोमेटिसिटी होती है कि कैन जनरेट इम्पल्स बाय देमसेल्व्स। तो हमें पता है कि जो हमारा हार्ट है वो खुद से इम्पल्स जनरेट कर सकता है। एम आई क्लियर विद दिस? बिकॉज हार्ट में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, एसए नोड होता है एंड एवी नोड होती है। ठीक है, सो एसए नोड और एवी नोड जो है खुद से इम्पल्स जनरेट करते हैं, खुद से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं, जिससे कि पूरा हमारा करंट जो है हार्ट में फ्लो करता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। सो दैट इज ऑटोमेटिसिटी। ठीक है, ये क्लियर है? ओके। Then comes the conductivity, can carry impulse to surrounding tissues। अब वो जो impulse ऐसे नोड जनरेट कर रहा है वो पूरे हार्ट में जा रही है, isn't it? That is going all over the heart, ताकि पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्स हो। तो वो पूरा कंडक्शन है, दैट इज कंडक्शन। तो हार्ट में कंडक्टिविटी भी हो रही है। ठीक है, सो बिकॉज देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ चैनल्स इन द हार्ट विच इज डूइंग दिस कंडक्टिविटी, सच एज वी हैव गॉट बंडल ऑफ हिज, वी हैव गॉट पुरकिंजे फाइबर्स एंड देन वी हैव गॉट एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर फेसिकल्स ऑफ दैट। ठीक है, सो जो भी कंडक्टिविटी को कर रहे हैं। ठीक है, नाउ देन कम्स द कॉन्ट्रैक्टिलिटी। सो कॉन्ट्रैक्टिलिटी में क्या है? एबिलिटी टू शॉर्टन द मसल फाइबर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहा है हार्ट, यानी कि उसके अंदर के मसल फाइबर्स उनको शॉर्टन कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड वहां पे है प्रेजेंट उस पर्टिकुलर वेंट्रिकल में या फिर एट्रियम में, तो उसको वो पंप कर पा रहा है। सो एम आई क्लियर विद दिस? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अच्छा, ये ऊपर जब हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ा था उसी में हमने पढ़ा था कि रिपोलराइजेशन क्या होता है, कैसे होता है मेम्ब्रेन का। तो ये बेसिकली आपको तब समझ आएगा जब आप जाके वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला वीडियो देखोगे। उसमें मैंने समझाया रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल में क्या होता है। रिपोलराइजेशन का मतलब है कि अंदर मेम्ब्रेन के अंदर से जो पोटेशियम है वो बाहर जाएगा। जब पॉजिटिव बाहर चला गया तो बाहर ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, अंदर देयर बी लेस पॉजिटिव। तो उस लेस पॉजिटिव को हम बेसिकली नेगेटिव बोल देते हैं। एक्चुअली देयर इज नो नेगेटिव चार्ज इनसाइड, बट दैट लेस पॉजिटिव विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव इनसाइड, और उस केस में वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होंगे। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द रिपोलराइजेशन स्टेट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। अब आगे ईसीजी की हम इंटरवल्स और सेगमेंट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे हम। तो ये हमारी नॉर्मल ईसीजी की वेव है, जिसमें वी हैव गॉट PQRST कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमने काफी ज्यादा सुना होगा। तो ये हमारा पी वेव है। पी वेव क्या शो करती है? यहाँ पे देखो, पी वेव शो करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन को। एट्रियल डीपोलराइजेशन मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा पी वेव। ठीक है, तो जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा पी वेव बनेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द QRS कॉम्प्लेक्स। दिस होल इस QRS कॉम्प्लेक्स। तो ये QRS कॉम्प्लेक्स कब बनता है? ये बनता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जब हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सी डीपोलराइजेशन हियर मींस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब हमने लेक्चर किया था तो हमने उसमें देखा था डिटेल में कि एक्चुअल में डीपोलराइजेशन में हमारी मेम्ब्रेन्स में क्या होता है। ठीक है, सो डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर आता है। ठीक है, सो ATPase पंप ब्लॉक होता है, सोडियम अंदर आता है, और अंदर जो है ज्यादा पॉजिटिव होता है, बाहर नेगेटिव चार्ज होता है, और इस केस में वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड डीपोलराइजेशन होता है। तो वो वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसने नहीं देखी अभी तक। ठीक है, ओके। सो इस तरह से QRS कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो गया। नाउ हमारा थर्ड है टी वेव। टी वेव में जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हुआ था वो नॉर्मल से रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। सो दैट इज अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन हो रहा है। हमें क्लियर विद दिस? तो हमने अभी तक यहाँ पे क्या पढ़ा? हमने वेव्स के बारे में पढ़ा, पी वेव के बारे में पढ़ा, QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा, और QRS वेव के बारे में पढ़ा, एंड टी वेव के बारे में पढ़ा। तो हमने ये 3 वेव्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे हमारे इंटरवल्स। ठीक है, सो सबसे पहला इंटरवल है PR इंटरवल। देखो यहाँ पे PR इंटरवल ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये P से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो P से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक है? QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग तक है। ठीक है, सो P से स्टार्ट होकर QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग तक है। तो ये क्या शो कर रहा है? दिस PR इंटरवल, व्हाट इज इट शोइंग? सो इट इज शोइंग एट्रियल डीपोलराइजेशन प्लस AV नोडल कंडक्शन। ठीक है, सो क्या होता है? एट्रियम डीपोलराइज हुआ तो वो किससे हुआ? एसए नोड से हुआ, बिकॉज एसए नोड कहाँ पे? राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, हमें पता है, वहां से इंपल्स जनरेट करता है। तो एसए नोड राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, वहां पे क्या हुआ? उसने इंपल्स जनरेट किया और हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उस एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन ने हमारा पी वेव बनाया। ठीक है, पी वेव, उस एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन ने हमारा पी वेव बनाया। अब वो पी वेव क्या कर रहा है?
आगे वो पी वेव तो बना एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन से, फिर एवी नोड का स्टिमुलेशन हुआ, फिर एवी नोड ने क्या स्टार्ट किया, एवी नोड ने हमारा नेक्स्ट सिग्नल देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, जो हमारा क्यूआरएस वेव बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज समझने वाली है कि हमारा जो ये हमारा एसए नोड और एवी नोड ये अलग अलग वर्क नहीं कर रहे, बट दे वर्क साइमल्टेनियसली एज अ यूनिट, ठीक है, एक साथ एक यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि जैसे ही हमारा पी वेव से स्टार्टिंग से लेकर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की स्टार्टिंग के बीच का जो टाइम है वो एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन प्लस एवी नोड कंडक्शन का टाइम है, तो ये याद रखना है। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज क्यूटी इंटरवल, ठीक है। क्यूटी इंटरवल क्या है, अभी क्यूटी इंटरवल यहाँ पे गलत दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा क्यूटी इंटरवल, इधर से यहां से शुरू होगा क्यूटी इंटरवल और हमारा टी के लास्ट तक होगा, ठीक है। ये पूरा आगे तक जाएगा और टी के एंड तक होगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा क्यूटी इंटरवल इधर से शुरू हो रहा है, टी के लास्ट तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्टार्ट फ्रॉम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टू द एंड ऑफ टी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होगा और टी वेव के एंड तक होगा। अभी क्या बताता है, टोटल टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का टाइम बता रहा है, कहां से कहां तक, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के स्टार्टिंग से लेकर टी वेव के एंड तक, ठीक है। तो ये क्यूटी इंटरवल है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द एसटी इंटरवल। एसटी इंटरवल क्या बता रहा है, एसटी इंटरवल है कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के एंड से लेकर टी वेव के एंड तक। तो ये हमें बता रहा है कि कितना वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन खत्म होने से वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन शुरू होने के बीच में कितना टाइम है, समझ आ रहा है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन शुरू होने से वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन खत्म होने से वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होने तक में कितना टाइम है, दैट इज व्हाट इज बीइंग डिफाइंड बाय एसटी इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारे इंटरवल्स हो गए, हमने वेव्स देख ली, इंटरवल्स देख ली, अब हम देखेंगे सेगमेंट्स क्या होती हैं। तो जिस तरह से पीआर इंटरवल है उसी तरह से देयर इज समथिंग नोन एज पीआर सेगमेंट, ठीक है। तो ये पीआर सेगमेंट जो पीआर इंटरवल पी के स्टार्टिंग से शुरू हो रहा था और क्यूआरएस के स्टार्टिंग तक था, ठीक है। अब ये पीआर सेगमेंट जो है ये बीच बीच के पार्ट्स होता है, ठीक है। सो ये हमारा पी वेव के एंड में शुरू होगा, इतना ही है ये हमारा, ये पी वेव के एंड में शुरू होगा और ये क्यूआरएस के स्टार्टिंग तक होगा, तो मतलब सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा एवी नोड का फंक्शन बता रहा है। तो अगर ये बढ़ गया है तो मतलब कि डिले है एवी नोड में, ठीक है। कैसे, एवी नोड ही है जो हमारे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद एवी नोड जो है टेक ओवर करता है और फिर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ना। तो अब उस एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में कितना टाइम लग रहा है वो डिफाइन करता है कि हमारा एवी नोड प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं, कहीं एवी नोड में डिले तो नहीं है, समझ आ रहा है ना। सी इतनी चीज आपको ये पता होनी चाहिए, ये मैं अज्यूम कर रही हूं दैट यू पीपल आर नोइंग दिस, कि सी इफ दिस इज आवर हार्ट, ये सेप्टम है, दिस इज द लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट साइड, तो यहां पे हमारा एसए नोड होती है टुवर्ड्स द राइट ऑफ द राइट एट्रियम और इधर लोअर साइड ऑफ द राइट एट्रियम में हमारा एवी नोड है, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये दोनों चीजें अच्छे से क्लियर है, ठीक है। दिस इज एसए नोड एंड दिस इज एवी नोड, ठीक है। ये कंडक्शन वाला ये हम +2 में पढ़ते हैं, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये एवी नोड को सिग्नल देगा, ये हमारा एवी नोड है। सो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये एवी नोड को सिग्नल देगा कि भाई मेरा तो हो गया, अब तू जाके कॉन्ट्रैक्शन कर, और फिर ये पूरा यहाँ से जाएगा बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर्स में। ये पूरा वेंट्रिकल है, ये पुरकिंजे फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये पुरकिंजे फाइबर्स में स्प्रेड करेगा और फिर ये जितना भी जो भी हमारे वेंट्रिकल्स हैं, ये पूरा वेंट्रिकल है राइट वन और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। समझ आ रहा है। अभी क्या हो रहा है इस केस में जो मैंने आपको बताया, ये हमारा एट्रियम का कॉन्ट्रैक्ट करना और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट करना कनेक्टेड है, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे पीआर सेगमेंट से पता चल रहा है। पीआर सेगमेंट हमें बता रहा है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में कितना टाइम लग रहा है, और हमें इससे पता चलता है अगर ये बढ़ गया है टाइम तो हमें पता चलता है कि कुछ एवी नोड का कुछ डिले प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, सो ये पीआर इंटरवल हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी पीआर सेगमेंट हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे एसटी सेगमेंट, ठीक है। एसटी सेगमेंट क्या होता है, एसटी सेगमेंट स्टार्ट होता है फ्रॉम द एंड ऑफ एस वेव, एस के एंड से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एस का एंड हो रहा है, इसके एंड से स्टार्ट होगा टू द स्टार्ट ऑफ टी वेव, टी वेव के स्टार्ट तक होता है, ठीक है। सो ये हमारा क्या डिनोट करता है, सो ये हमारा हम नीचे देखेंगे एसटी सेगमेंट
एसटी सेगमेंट ये हमारा देखो रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम बिटवीन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, कि हमारा वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स के डीपोलराइज से रीपोलराइज करने के बीच में कितना टाइम है, ठीक है। और जो हमारा एसटी इंटरवल था वो भी कुछ सेम ही चीज को डोनेट करता है, डिनोट करता है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा, ठीक है। बट टी वेव तो हमने पढ़ लिया। अभी यहाँ पे एक यू वेव है, ठीक है, इसको लेट पोलराइजेशन बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर और पेपिलरी मसल्स का, ठीक है। सो लेट मतलब जो पुरकिंजे से हमारा पूरा ये जो नोड है ये कैसे कंडक्शन एरिया है, जो एवी नोड के बाद हमारा बंडल ऑफ हिज में जाएगा, देन हमारा राइट एंड लेफ्ट फाइबर्स में जाएगा, देन पुरकिंजे फाइबर्स में जाएगा, ठीक है। सो पुरकिंजे फाइबर्स में जाने की वजह से एक छोटा सा और वेव बनती है विच इज ड्यू टू लेट रिपोलराइजेशन, ठीक है। कंडक्शन लेट होने की वजह से, लेट रिपोलराइजेशन की वजह से एक वेव बनती है, दैट इज लेट रिपोलराइजेशन वेव, ठीक है। ओके, अभी टीपी क्या है कि फ्रॉम द एंड ऑफ टी वेव, जो हमारा टी वेव खत्म हुई और जो हमारी न्यू पी वेव शुरू होगी, ठीक है, वहां तक का जो हमारा इंटरवल है दैट इज टीपी इंटरवल, और ये इलेक्ट्रिकल डायस्टॉल को दर्शाता है। डायस्टॉल का क्या मतलब है, रिलैक्सेशन फेज ऑब्वियसली। तो टी हमारा क्या था, रिपोलराइजेशन था, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के बाद हमारा जब हमारे एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन विच इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, जो कि हमारा पी वेव डोनेट करती है, तो वो चीज को ये बता रहा है, ठीक है। सो आई जस्ट होप ये सब क्लियर होगा का पी क्यू आर एस वेव्स हमें क्या क्या बताते हैं, हमारे कौन कौन से डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उन सेगमेंट्स का क्या रोल है और उन डिफरेंट इंटरवल्स का क्या रोल है, ठीक है। जितने भी हम ये सेगमेंट्स देख रहे हैं इनका कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। सो ये नीचे जितने भी दे रखे हैं एक बार आप लोग इसको खुद पढ़ना, ताकि आपको जो मैंने समझाया है वो सेम ही चीज लिखी है यहाँ पे। सो यू डू स्टडी इट बाय योरसेल्फ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट मच बेटर, ठीक है। सो यहाँ पे सेम ही चीज बता रखी है इन्होंने, डेफिनेशंस दे रखी हैं कि हमारा पीआर इंटरवल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो हमारे एट्रियल डीपोलराइजेशन को बता रहा है, हमारा पीआर सेगमेंट क्या है, क्यू टी इंटरवल क्या है, और हमारा एसटी सेगमेंट क्या है, ठीक है। सो वही इन्होंने सेम चीजें बताई हुई है, ठीक है। अभी हम करते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा ईसीजी में है, दैट इज ईसीजी पेपर। सबसे पहले हमें ईसीजी पेपर के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि ईसीजी नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ईसीजी पेपर के बारे में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ईसीजी पेपर में हमारे पास इस तरह के स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब मैं बताती हूँ मैं 5 क्यों बनाए हैं। पहले हम नीचे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर, यू सी हियर, ये मान लो हमारा एक स्मॉल स्क्वायर है ईसीजी में, ठीक है। दिस इज आवर स्मॉल स्क्वायर इन ईसीजी, तो ये एक स्मॉल स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो स्मॉल स्क्वायर है आप यहाँ पे देखो, हम इसका पहले हॉरिजॉन्टल पैरामीटर देखेंगे, ये वाला, ठीक है, दिस पैरामीटर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल पैरामीटर। ये ईसीजी क्या मतलब है, ये स्क्वायर्स के बारे में जो मैं बता रही हूँ, जब ईसीजी पेपर देखो, ये ईसीजी पेपर में आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं ना, तो ये हम जो बात कर रहे हैं वो इस स्मॉल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्मॉल स्क्वायर है ये हमारा, इसकी विड्थ कितनी होती है, 1 mm की विड्थ होती है, ठीक है। अब मैं इससे लिख नहीं पा रही क्योंकि थोड़ा साइज ठीक है इसका थोड़ा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एक बॉक्स है ईसीजी पेपर का सबसे स्मॉलेस्ट बॉक्स है, ठीक है। ये जो सबसे स्मॉलेस्ट बॉक्स होता है, ये जो इसमें जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसका, वो कितने का होता है, 1 mm का होता है, ठीक है। वर्टिकल पे 1 mm का होगा, बट मैं बता रही हूँ कि मैं भी स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये वो स्मॉल बॉक्स है, इसकी विड्थ 1 mm है और टाइम जो है 0.04 सेकेंड है, ठीक है, यानी कि 40 मिली सेकेंड्स, ठीक है, विच रिप्रेजेंट 0.04 सेकेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे मतलब क्या है इसका 0.04 सेकेंड है, मतलब हमारा जो ईसीजी पेपर जब बाहर निकल कर आता है तो इतने वाले एरिया को कवर करने में ईसीजी जो है 0.04 सेकेंड्स का टाइम लेता है, ये मतलब है, ठीक है। मतलब ये वाला जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो हमारे ये बॉक्स का हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे 0.04 सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करती है, मतलब टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो याद रखना कि हमारी ईसीजी में जितने भी हमारे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये हमारे टाइम इन सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करती हैं। किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तभी हम बोल रहे हैं ना कि हमारा जो पीआर सेगमेंट है वो कितने टाइम का होना चाहिए, तभी हम ये सब बात कर रहे हैं, है ना। हमने ऊपर पढ़ा पीआर सेगमेंट बढ़ गया, कम हो गया एंड ऑल दैट स्टफ वी हैव डिस्कस्ड, है ना। तो वो कैसे पता चलेगा हमें, वो हमें पता चलेगा जब हम ये देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है। तो वो हम टाइम कैसे पता करते हैं, वो हम इन बॉक्सेस को काउंट करके पता करते हैं, ठीक है। अभी सब कुछ आ जाएगा समझ, आगे देखते हैं, ठीक है।
सो अभी ये स्मॉल बॉक्स का हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। अभी हम इस स्मॉल बॉक्स का वर्टिकल पैरामीटर देखते हैं, ठीक है, वर्टिकल। सो ये वर्टिकली वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे हम एक ग्राफ में देखते हैं ना, सी ग्राफ में देखते हैं कि उसके एक्स एक्सिस में क्या है और उसके वाई एक्सिस में क्या है, उसी तरह से इस बॉक्स का जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टाइम को, और इस बॉक्स का जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा वोल्टेज को, ठीक है। सो ऑब्वियसली हाइट भी इसकी 1 mm ही होती है बिकॉज इट्स अ प्रॉपर स्क्वायर, ठीक है। और जो उसकी वोल्टेज है वो 0.1 मिली वोल्ट है, ठीक है। सो इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जो एक लार्ज बॉक्स है उसकी विड्थ कितनी होती है, 5 mm की होती है, मतलब वो 5 छोटे छोटे बॉक्स को मिला के बन रहा है। मतलब जो एक बड़ा बॉक्स है वो इस तरह के 5 छोटे छोटे बॉक्स को 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इस तरह से हमने 5 छोटे छोटे बॉक्स मिला दिए, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ये जो हमारा एक बॉक्स बनेगा ये हमारा एक लार्ज बॉक्स होगा, ठीक है। सो ये जो लार्ज बॉक्स की बात कर रहे हैं वो हम इस बॉक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो याद रखना, सो इसकी विड्थ 5 mm है, इसकी हाइट भी 5 mm होगी। ये हमारा 0.20 सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्वियसली जो हमारा स्मॉल वाला था वो 0.04 सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये हमने देखा ना ऊपर। हमारा जो स्मॉल वाला था वो कितने टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, 0.04 सेकंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। और जो हमारा लार्ज वाला है वो कितने 5 स्मॉल बॉक्सेस को मिला के बनता है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0.20 सेकेंड्स, ठीक है। सो इट इज 0.20, ठीक है। सो ये हो गया। अभी इसका वर्टिकल एंगल भी हम देख लेते हैं। सो वर्टिकल में क्या है, वर्टिकल में हाइट इसकी 5 mm है, जैसे कि मैंने आपको बताया। वोल्टेज 0.5 मिली वोल्ट, रिप्रेजेंट 0.5 मिली वोल्ट, ठीक है। सो ये इस तरह से ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी टाइम कन्वर्जन हम यहाँ पे देखते हैं। 1 सेकेंड में 25 mm होगा, ठीक है। अभी वो हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। इतना समझ आया सबको जितना मैंने समझाया, ओके। अभी हम आगे चलते हैं। अभी जो हमारा ये बड़ा बॉक्स है, मैंने आपको बताया, ये जो हमारा बड़ा बॉक्स है इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टली भी ऐसे 5 छोटे छोटे बॉक्स हैं, 3 4 और 5, और हमारे पास वर्टिकली भी इस तरह से 5 बॉक्स हैं, ठीक है। सो ये हमारा एक लार्ज बॉक्स हो गया जो कि 5 mm का है, 5 mm का, ठीक है। और इधर कितना है, 0.5 मिली वोल्ट है इसका। इधर भी 5 mm है बट इधर वोल्टेज है ना इस एक्सिस में, सो 0.5 मिली वोल्ट है, ठीक है। दिस इज 0.5, ठीक है। और इधर कितना है, 0.20 सेकेंड्स, 0.20 सेकेंड्स। तो इधर टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। सो इधर 0.5 मिली वोल्ट है और इधर 0.20 सेकेंड्स है, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट क्या देखना है इसमें कि हमारा देखो एक चीज हमें इधर याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जो हमारी ईसीजी पेपर की स्पीड होती है दैट इज 25 mm पर सेकेंड, ठीक है। हमारे ईसीजी पेपर की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ईसीजी पेपर इज 25 mm पर सेकेंड, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में 25 mm विड्थ को कवर कर रहा है ना। हाउ मच इज 25 mm? 25 mm मतलब 25 mm इज इक्वल्स टू हाउ मेनी बॉक्सेस? जल्दी से बताओ, यूनिटरी मेथड है, कुछ भी इसमें बड़ा नहीं है करने के लिए। सो प्लीज टेल मी। एक स्मॉल बॉक्स की विड्थ कितनी थी, 1 mm की। एक लार्ज बॉक्स की विड्थ कितनी है, 5 mm की। 5 mm है ना, क्योंकि इसमें 5 छोटे बॉक्स हैं। तो 25 mm की विड्थ के लिए कितने बॉक्स होंगे, 5 लार्ज बॉक्स, 5 लार्ज बॉक्स। एम आई क्लियर विद दिस? समझ आया सबको? एक छोटा बॉक्स 1 mm का है, ठीक है। सिंपल यूनिटरी मेथड। एक छोटा बॉक्स है उसका जो विड्थ है वो 1 mm की है, ठीक है। तो इस तरह से 5 बॉक्स मिलके एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं जो 5 mm विड्थ का है। सी यू कैन सी हियर 5 mm विड्थ का बड़ा बॉक्स बनाया, ठीक है। अब इसकी विड्थ कितनी है, 5 mm है, ठीक है। अभी अगर हमारी ईसीजी पेपर की स्पीड 25 mm पर सेकेंड है, मतलब हर 1 सेकेंड में वो 25 mm का पेपर निकाल देती है, मतलब प्रिंट कर देती है, ठीक है। तो अगर इतनी स्पीड है तो मतलब कितने बॉक्स प्रिंट कर रही है, 25 बॉक्स प्रिंट कर रही है, ठीक है। 25 स्मॉल बॉक्स प्रिंट कर रही है और 5 लार्ज बॉक्स प्रिंट कर रही है, ठीक है। सो 25 mm मतलब कि हमारे 25 स्मॉल बॉक्स हैं और हमारे 5 लार्ज बॉक्स है, ठीक है। सो इस तरह के जो मैंने बॉक्स बताए, ये जब 5 बॉक्स हो जाएंगे, एक मतलब पूरा नीचे तक, ठीक है, इस तरह से 2
3 4 5, ठीक है। सो ये जब भी पूरे 5 बॉक्स हो जाएंगे तो ये 1 सेकेंड में इतना पेपर हमारा प्रिंट कर रही है ईसीजी, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है पता होना, ठीक है। अभी हमारा हम क्यूआर इंटरवल्स नीचे देखेंगे। सो आई जस्ट होप इतना क्लियर हो गया होगा, इतना सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं टाइम का, ठीक है। हमारा जो पीआर इंटरवल है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, हमारा पीआर इंटरवल कितना होना चाहिए, जो कि हमारा क्या दर्शाता है कि हमारे एवी नोड के डीपोलराइजेशन से, हमारे एट्रियम के डीपोलराइजेशन से लेकर वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और हमारा एवी नोड का कुछ डिले तो नहीं है, ठीक है। सो वो हमारा नॉर्मल होता है 0.10 से लेकर 0.20 सेकेंड्स, ठीक है। 0.10 से 0.20 सेकेंड्स मतलब 3 to 4 स्मॉल बॉक्सेस, समझ आ रहा है। क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स कितने सेकंड का है, एक स्मॉल बॉक्स है 0.04 सेकंड का। सी आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 0.04 सेकंड का है एक स्मॉल बॉक्स, एक स्मॉल बॉक्स 0.04 सेकंड का है। तो अगर हमें 0.12 सेकंड्स करने हैं तो मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, यानी कि 3 जो स्मॉल बॉक्स है उसमें 0.10 का टाइम, 12 का टाइम होगा, और हमारे 5 में 0.20 का, ठीक है, जो यहाँ पे बता रखा है। मतलब 3 से 4 स्मॉल बॉक्स आएंगे, ठीक है। हमारे क्यूआरएस की जो नॉर्मल ड्यूरेशन है दैट इज लेस देन 0.12 सेकेंड्स। इन सम बुक्स इट इज मेंशन्ड एज लेस देन 0.10 सेकेंड ऑल्सो, ठीक है, 10 सेकेंड। तो बट अगर इससे ज्यादा बढ़ जाता है तो बहुत मतलब दैट इज एबनॉर्मल ईसीजी, तो वो डेंजरस है, ठीक है। सो इट शुड बी लेस देन 0.12 सेकंड। सो 12 सेकंड मतलब 3 स्मॉल बॉक्सेस से कम होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट है क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल क्या है और ये हार्ट रेट के साथ डिफर करता है, ठीक है। सो क्यूटी जो है वो 0.34 टू 0.44 सेकंड, यानी कि 9 से 11 स्मॉल बॉक्सेस सबसे बड़ा होता है ये, ठीक है। सो ये 9 से 11 स्मॉल बॉक्सेस हमारे मतलब हमारे 9 से 11 स्मॉल बॉक्सेस बन के हमारा क्यूटी इंटरवल बनेगा, ठीक है। अभी किसी को कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्यूटी इंटरवल, और जो भी इंटरवल्स थे वो हमने यहाँ पे पढ़े थे, ठीक है। यू कैन सी क्यूटी इंटरवल, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंटरवल था हमारा। अभी यहाँ पे सी एक चीज इधर दिखा रखी है विच इज यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है वो गलत मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये क्यूटी इंटरवल हमारा इधर से शुरू होगा, यहां से मैंने आपको बताया था पहले भी, इधर से क्यू कॉम्प्लेक्स की स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है और हमारा टी के एंड तक है, टी वेव के एंड तक ये, और ये सबसे बड़ा है, ठीक है। 0.35 से 0.44 तक, ठीक है। सो आई जस्ट होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं हमारा जो नॉर्मल साइनस रिदम होती है वो हमारा एसए नोड जनरेट करता है, ठीक है। एसए नोड इज पेस मेकर फॉर नॉर्मल रिदम, ठीक है। रेगुलर रिदम जनरेट करता है और 60 to 100 बीट्स पर मिनट हमारा हार्ट रेट होता है। ये नॉर्मल साइनस रिदम है, ठीक है। अब हमें 8 चीजें चेक करनी है ईसीजी में। अगर हमें देखना है कि हमारी ईसीजी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है तो लेबल करने के लिए हमें टोटल 8 चीजें चेक करनी है। सो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे हार्ट रेट, ठीक है। इसमें क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम हार्ट रेट चेक करेंगे, फिर हम चेक करेंगे हार्ट की रिदम और रेगुलरिटी, ठीक है। रिदम और रेगुलरिटी का मतलब क्या है कि जो हमारी 2 पी वेव्स हैं और 2 जो कंसेक्यूटिव आर वेव्स हैं उनके बीच का जो रेशियो है वो 1:1 होना चाहिए। मतलब हर एक पी वेव और हर एक आर वेव सेम टाइम के बाद रिपीट होनी चाहिए, ठीक है। सो पी टू पी जो हमारा इंटरवल है और आर टू आर जो हमारा इंटरवल का रेशियो है दैट हैज टू बी 1, ठीक है। मतलब बराबर, देयर हैज टू बी equal space between every PR, PP and every RR wave like that, ठीक है। तो तभी हम बोलेंगे रेगुलर है और रिदमिक है, ठीक है। पी वेव जो है देखना है हमें कि पी वेव प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। सो अगर पी वेव प्रेजेंट है मतलब नॉर्मल नहीं प्रेजेंट है तो देयर इज सम एबनॉर्मैलिटी, ठीक है। और प्रेजेंस ही होनी चाहिए, शुड बी रेगुलर इन टाइमिंग एंड शेप, ठीक है। टाइमिंग और शेप में पी वेव रेगुलर होनी चाहिए। 1 पी वेव फॉर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, हर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के लिए एक पी वेव चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। हर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के लिए एक पी वेव होनी ही चाहिए, ठीक है। सो ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि पी 2 है क्यूआरएस 1 है, नहीं। सो पी टू क्यूआरएस रेशियो जो है, पी वेव टू क्यूआर जो हमारी रेशियो है दैट हैज टू बी 1:1, ठीक है। ओके, सी पी वेव का हो गया ना। पीआर इंटरवल हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया, पीआर इंटरवल हमारा इतना होना चाहिए 0.12 टू 0.20 विच इज 3 to 5 लिटिल बॉक्सेस, ठीक है। क्यूआरएस का ड्यूरेशन भी हमने देखा, सी मैंने बोला था कई बुक्स में ये 10 मेंशन करते हैं। सो इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.10 सेकेंड्स, ठीक है। और ये हमारे 2.5 लिटिल बॉक्सेस होंगे, यानी कि 2.5 लिटिल बॉक्सेस, ठीक है। या फिर वी कैन से हाफ दी लार्ज बॉक्स का हाफ, ठीक है। और हम क्या देखेंगे, एसटी सेगमेंट, कि एसटी सेगमेंट हमारा एलिवेटेड तो नहीं है, एसटी सेगमेंट हमारा डिप्रेस तो नहीं है, या फिर मोर देन 1 बॉक्स में तो नहीं है, ठीक है। अभी एसटी सेगमेंट की डिप्रेस्ड एलिवेटेड क्या है ये हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब हम एबनॉर्मल ईसीजी देखेंगे।
तब मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ डज एबनॉर्मली एलिवेटेड और डिप्रेस्ड एसटी सेगमेंट्स लुक लाइक। ठीक है, सो अभी के लिए आप याद रख लो। ठीक है, और हम नेक्स्ट देखेंगे हमारी टी वेव। सी टी वेव में हम देखते हैं कि एसिमेट्री तो नहीं है, टी वेव इन्वर्टेड तो नहीं है, टी वेव की हाइट लेस देन 5 mm होनी चाहिए इन प्री कॉर्डियल लिम्स। प्री कॉर्डियल हमने पढ़ा था उस दिन कौन कौन सी होती है हमारी प्री कॉर्डियल, चेस्ट लिम्स को बोलते हैं। V1 से लेकर हमारी V6 तक जितनी भी लिम्स है वो हमारी प्री कॉर्डियल लिम्स है। ठीक है, सो इनका जो भी हम ये वाला जो जिसमें ईसीजी की वेव्स होंगी, इन में ईसीजी की वेव्स में हमारी हाइट जो है वो लेस देन 5 mm होनी चाहिए और लिम्ब लीड्स में लेस देन 10 mm होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर 10 mm से ज्यादा है लिम्ब लीड्स में तो एबनॉर्मल है, और अगर 5 mm से ज्यादा है चेस्ट लीड्स में, प्री कॉर्डियल लीड्स में, तो वो भी एबनॉर्मल है। ठीक है, सो ये हो गया। फिर टी वेव हमें ये भी देखना है इन्वर्टेड तो नहीं है, मतलब नीचे को तो नहीं है। ठीक है, सो ये टी वेव हो गया। देन क्यूटी इंटरवल, सो क्यूटी इंटरवल तो हमें पता ही है, इट शुड बी लेस देन 0.5 कार्डियक साइकिल्स, आई मीन डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव आर वेव्स। ठीक है, वही हमने किया था। वैसे जो उसका नॉर्मल टाइम बताया जाता है वो 0.35 to 45 बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमें इतनी चीजें देखनी है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है हमारा हार्ट रेट। नॉर्मल अगर हमें ईसीजी इंटरप्रेट करनी है तो हमें सबसे पहले देखना है हमारा हार्ट रेट कैसा है। ठीक है, हम ये देखेंगे ईसीजी में। फिर हम देखेंगे कि हार्ट की रिदम और रेगुलरिटी कैसी है, वो मैंने बता दिया कैसे देखेंगे। हम पी वेव्स को देखेंगे और हम आर वेव को देखेंगे कंसेक्यूटिव, मतलब जो एक के बाद अगली वेव आ रही है उनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, हम उनके बीच का रेशियो देखेंगे कैसा है। ठीक है, फिर हम पी वेव को देखेंगे, प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, रेगुलर इन शेप है या नहीं है, और हर एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के लिए एक पी वेव होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है तो एबनॉर्मल है। फिर हम पीआर इंटरवल देखेंगे कि क्या वो 3 से 5 बॉक्सेस का ही है, मतलब जो पीआर इंटरवल मैंने आपको बताया उसके बीच में कितने 3 से 5 बॉक्सेस होने चाहिए। ठीक है, जिनको नहीं समझ आया एक बार मैं उनके लिए फिर से ऊपर जाके बता देती हूँ। सो हमने पीआर इंटरवल किया था, इधर नहीं पता चलेगा, इधर ही पता चलेगा। ठीक है, सो हमने कहां से कहां तक किया था पीआर इंटरवल, इधर स्टार्टिंग ऑफ पी से द स्टार्टिंग ऑफ क्यू तक। ठीक है, ये होता है पीआर इंटरवल। तो इसमें कितने बॉक्सेस होने चाहिए, इसमें 3 to 5 बॉक्सेस होने चाहिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ क्यू मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग है। ठीक है, सो ये हमारे कितने बॉक्सेस हैं, 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या है, नॉर्मल है, मतलब पीआर इंटरवल यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है, देन कमिंग टू द क्यूआरएस ड्यूरेशन, हम क्यूआरएस ड्यूरेशन भी सेम तरीके से चेक करेंगे। देन एसटी सेगमेंट हम देखेंगे, एलिवेटेड है, डिप्रेस्ड है, क्या है क्या नहीं वो देखेंगे। देन हम टी वेव देखेंगे, कहीं एसिमेट्रिकल तो नहीं है या फिर कहीं पे इन्वर्टेड तो नहीं है, और उसकी हाइट क्या है इन प्रीकॉर्डियल लिम्स एंड नॉर्मल लिम्ब लीड्स। ठीक है, प्रीकॉर्डियल लीड्स में और लिम्ब लीड्स में। ठीक है, फिर हम क्यूटी इंटरवल देखेंगे कितना है। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमें नॉर्मल ईसीजी मतलब 8 चीजें हमें ईसीजी में कौन कौन सी देखनी है टू लेबल इट एज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि अगर हमें हार्ट रेट चेक करना है ईसीजी में तो हम ईसीजी में कैसे हार्ट रेट चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हार्ट रेट चेक करने के लिए ये भी एक तरह से एक मेथड है चेक करने का, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मेथड। मतलब आप लोगों को अगर करना है तो ये नहीं कर सकते बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको पूरे कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सो इसलिए हम ये नहीं करते। फिर हम कौन सा करते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 1500 डिवाइडेड बाय आर इंटरवल इन स्मॉल स्क्वायर्स। ठीक है, स्मॉल स्क्वायर्स के बीच में कितने आर इंटरवल आ रहे हैं, मतलब ये मतलब है उसका। ठीक है, ये डिवाइड है। ठीक है, 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स, number of small squares between 2 R intervals। ठीक है, 2 R intervals के बीच में। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ मींस नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स बिटवीन 2 R intervals। 2 R interval के बीच में कितने नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम लार्ज स्क्वायर देखेंगे तो 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर बिटवीन द R इंटरवल। ठीक है, 300 डिवाइडेड बाय लार्ज स्क्वायर्स। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये हमारा एक आर है और ये हमारा एक आर है। ठीक है, इसके बीच में कितने बॉक्स हैं, कितने लार्ज बॉक्स हैं, 1 2 और 3 लार्ज बॉक्स हैं। सही बोला मैंने, एम आई क्लियर विद दिस? 3 से ज्यादा तो नहीं दिख रहे किसी को। तो 2 हमारे आर के बीच में 3 लार्ज स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम लार्ज स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना है, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स बिटवीन 2 आर वेव्स। तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, मतलब हम डिवाइड करेंगे सो वी विल गेट 100। तो ये हमारा हार्ट रेट है, मतलब 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इसी तरह से अगर हम स्मॉल बॉक्स लेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला है 1500 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स विच इज प्रेजेंट। ठीक है, सो अभी यहाँ पे आपके लिए स्मॉल बॉक्स कैलकुलेट करना
थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप ये स्मॉल बॉक्स कैलकुलेट करोगे तो कितने ये स्मॉल बॉक्स हैं, तो ये टोटल इनके बीच में जो स्मॉल बॉक्स है वो है 15, छोटे वाले बिल्कुल जो हमें बारीक से बॉक्स दिख रहा है ना, ये देखो एक 2 3 4 5 इस तरह से करते करते जितने भी हैं, सो वो हमारे पास टोटल है 15। जब हम इसको भी डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 100। तो ये वाली जो ईसीजी जो यहाँ मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा रही हूँ, इसमें जो हमारा हार्ट रेट है वो कितना है, 100 बीट्स पर मिनट है। एम आई क्लियर विद दिस? तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर हम स्मॉल नंबर ऑफ बॉक्सेस को ले रहे हैं तो 1500 से डिवाइड करेंगे, लार्ज को ले रहे हैं सो 300 डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, सो इस तरह से हम अपना हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं। सो आई जस्ट होप क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पे आज देखा कि हमारे कौन कौन से हमारे व्हाट इज इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ऑटोमेटिसिटी, कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है। देन हमने हमारे इंटरवल्स देखे, हमने देखा हमारी वेव्स कौन कौन सी हैं, फिर हमने देखा हमारे इंटरवल्स कौन कौन से हैं। देन वी हैव सीन व्हाट एंड ऑल दी सेगमेंट्स आर देयर। ठीक है, सो ये 3-4 चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा हमारे ईसीजी पेपर, हमारा स्मॉल स्क्वायर का क्या डायमेंशन है, हमारे लार्ज स्क्वायर का क्या डायमेंशन है, हमारी ईसीजी की स्पीड कितनी है और वोल्टेज कितनी है, वो हमने यहाँ पे पूरा देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा हमारा नॉर्मल साइनस रिदम क्या है। एंड देन वी हैव सीन कि 8 मेन चीजें जो हमें ईसीजी में देखनी होती हैं टू लेबल इट एज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। सो आई जस्ट होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। अभी मेरी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो आने वाली है ईसीजी पे, दैट विल बी ऑन एबनॉर्मल ईसीजी। So yes, please be there in the channel and keep watching the videos. Thank you very much.